सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आज आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मंत्री परिषद और इसको हम लोग आसानी से सरल भाषा में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मंत्री परिषद या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों की श्रेणियां देख लेते हैं हम लोग। मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मंत्री परिषद वास्तविक में होता क्या चीज है। तो देखिए जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसे 3 श्रेणियों में बांटकर हम लोग समझते हैं। जो मंत्री परिषद है उसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा आपका उप मंत्री होता है। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। कैबिनेट मंत्री में बात करें तो वे मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है? तो वे मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। तो ये सभी जो मंत्रालय दिए जाते हैं उस मंत्री को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होता है पूरे मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका राज्य मंत्री। तो वे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के रूप में कार्य करते हैं उसे कहा जाता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के रूप में कार्य करता है। साथ ही देखिए इसी में जो है राज्य मंत्री के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार, तो स्वतंत्र प्रभार जो है किसी राज्य मंत्री को दिया जाता है और इसका मतलब यह है कि इनका दर्जा जो है, जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनका दर्जा जो है राज्य मंत्री का होता है। देखिए राज्य मंत्री का दर्जा होता है, लेकिन यह किसी भी कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में नहीं होते हैं। ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इन्हें कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। फिर से समझ लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो वो मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं और कैबिनेट मंत्री के सहयोग के रूप में कार्य करते हैं राज्य मंत्री। तो कुछ राज्य मंत्री जो रहते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए कार्य करते हैं और कुछ राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में नहीं होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद और केंद्रीय मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री हुआ और राज्य मंत्री। आगे देखते हैं हम लोग उप मंत्री के बारे में। तीसरा है आपका उप मंत्री। ये जो है कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो ऊपर के जो 2 मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उनका सहायता करते हैं उप मंत्री। तो ये जो तीनों मिलाकर क्या हो गया आपका मंत्री परिषद, और इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री जो कि प्रमुख है, फिर है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद है राज्य मंत्री और उसके बाद है उप मंत्री। तो इन सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है मंत्री परिषद। तो आपको समझ में आ गया होगा मंत्री परिषद किसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में बताया गया है, या फिर राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इस बात का वर्णन है अनुच्छेद 74 में। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 74 से। इसमें देखिए
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, परंतु एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। और इस चीज को जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई विचार उनका सही नहीं लगा तो एक बार उन्हें पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद द्वारा जो भेजे गए विचार है उन्हें पुनः वापस एक बार भेज सकता है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में अगर कोई दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तब राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए कहते हैं, मतलब सरकार बनाने की अनुमति देता है राष्ट्रपति। तो जब वो दल जो बहुमत प्राप्त कर चुका है वो दल सरकार बनाती है, उस समय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इस मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब लोकसभा के प्रति उनका जवाबदेही होता है। वहीं पर देखिए, प्रत्येक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो मंत्री होते हैं, अगर हम लोग प्रत्येक मंत्री की बात करें, इंडिविजुअल मंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, और पूरे मंत्रिपरिषद की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। साथ ही देखिए, जो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तब तक कोई भी मंत्री अपने पद पे बना रहता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति के सहमति तक। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसी भी मंत्री को हटा सकता है और नए मंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने वही आपको बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहेंगे मंत्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मंत्री बनने पर किसी भी व्यक्ति को संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण करना अनिवार्य होगा। मान लो कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और वो संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का, मतलब लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा के चुनाव में हार गया है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उस मंत्री को 6 महीने के भीतर क्या करना होगा? लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना होगा। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद का आकार। तो देखिए, वैसे तो तय नहीं किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या हो, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, संसद द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू हो गया है। तो देखिए क्या संख्या तय की गई है? तो केंद्र व राज्य की सरकारों में मंत्रियों की संख्या निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक ही रहेगा। समझना, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, वहां पर जो है मंत्रियों की संख्या जो रहेगी वहां के निचले सदन,
तो केंद्र का निचला सदन कहलाता है लोकसभा और राज्य का निचला सदन विधानसभा। तो यहाँ पर विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या होगी उसका 15% जो है वही जो है मंत्री बन सकता है। तो देखिए वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है, तो उस हिसाब से लोकसभा का 15% तो लगभग 81 हो जाएगा। तो 81 लोग जो है लोकसभा से मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी जरूरत के हिसाब से मंत्री बनाती है। जितना उनका जरूरत है उतना ही मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पर 15% जो है लिमिट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सरकार ने तो 15% कह दिया है, लेकिन सिक्किम मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में जहां विधानसभा की सीटों की संख्या क्रमशः 32 व 40 है, तो यहाँ पर मंत्रियों की संख्या क्या की गई है, 12 निर्धारित की गई है। यहाँ पर मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित की गई है, क्योंकि 32 का हम लोग 15% निकाले तो लगभग 5 ही होगा और 40 का 6। तो यहाँ पर जो है मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर नोट देखिए, यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पास हो जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पास हो जाता है तो किन्हें त्याग पत्र देना होगा, प्रधानमंत्री को कि उसी मंत्री को कि पूरी मंत्री परिषद को या फिर राज्यपाल को। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए कि पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। अब पूरे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, इसको आप जान लीजिए। आपने मंत्री परिषद किसे कहा जाता है वो आपको पता चल गया। आपको कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है वो भी आपको पता चल गया। साथ में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैबिनेट या फिर इसे मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। तो मंत्री परिषद के वे मंत्री जो सरकार के प्रमुख विभागों के मुखिया होते हैं और जिन्हें कैबिनेट का रैंक प्राप्त होता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो समझ आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को संयुक्त रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो मंत्रिमंडल कहा जाता है। सिंपल से सरल भाषा में। मंत्री परिषद क्या होता है, उसमें आपके प्रधानमंत्री होते हैं मुखिया, फिर कैबिनेट मंत्री, साथ में आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ये आपका मंत्री परिषद होता है। और इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये दोनों होते हैं मंत्रिमंडल में। साथ में देखिए संसदीय सचिव के बारे में। तो वे मंत्री जिनका कोई कार्यभार नहीं होता, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव किसे कहा जाता है, तो संसदीय सचिव जो रहता है उनका कोई कार्यभार नहीं रहता, वे सरकार के सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, संसदीय सचिव, मंत्री परिषद, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और मंत्रिमंडल के जो आकार है उसके बारे में। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें दिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में। ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त होता है।